हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं रोटेशनल मोशन में अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। इससे पहले वाले टॉपिक के अंदर हम लोगों ने बात किया था एंगुलर मोमेंटम के बारे में और आज जो ये वीडियो है उसके जस्ट आगे से स्टार्ट होगा। इसके प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने फार्मूला बहुत सारा देखा, मतलब फार्मूला चला और उसी फार्मूले के क्रम को हम आगे भी बढ़ाएंगे और उसके बाद एक पॉइंट पे आएंगे, उसके बाद ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए कहानी को हम शुरू करते हैं वहीं से जहाँ से पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने छोड़ा था। तो पिछले वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे आ चुके थे कि L इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है। आ गए थे यहाँ पे, बिल्कुल। अब L इज इक्वल टू आई ओमेगा हमारे पास आ चुका था। अब हम करेंगे क्या, तो यहीं से चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। करेंगे क्या, ध्यान से समझेंगे। हम एक्चुअल में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, मतलब ऐसे से करते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t एंड t के रिस्पेक्ट में हम बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर दें। तो अगर हम बोथ साइड t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा dl अपॉन dt इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा d अपॉन dt इंटू आई ओमेगा हो जाएगा, बिल्कुल। अब आपको पता है कि इसमें I का डिफरेंशिएशन करने का कोई तात्पर्य यहाँ पे बैठता नहीं है, क्योंकि I का अगर आप पूरी बॉडी के लिए देखोगे तो मतलब जिस रोटेशनल एक्सिस के अबाउट आप देख रहे हो उस रोटेशनल एक्सिस के अबाउट जो I होगा वो आपका क्या होगा, फिक्स होगा। तो I यहाँ पे क्या है आपके लिए, कांस्टेंट टर्म है, तो उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो होगा किसका, तो I तो बाहर हो गया, इसका मतलब हो जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी टी हो जाएगा, बिल्कुल। अब थोड़ा सा और अगर हम समझे तो डी ओमेगा और डी टी का मतलब क्या होता है, अगर सिंपल वे में आप समझिए। जैसे आप लोगों ने समझा होगा यहाँ पे कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है हमारे पास डी थीटा अपॉन डी टी होता है, बिल्कुल। अच्छा, इसी तरीके से अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, तो डी ओमेगा अपॉन डी टी होता है, बिल्कुल। ये एक्चुअल में यहाँ पे ही नहीं होता है, लीनियर के अंदर भी चीज़ें ऐसे ही चल रही होती हैं कि जहाँ पे हम भी की बात करेंगे तो वो होता है डी एस अपॉन डी टी, ऐसे ही अगर हम ए की बात करेंगे तो वो होता है डी बी अपॉन डी टी। तो सेम कहानी यहाँ भी चल रही है, कुछ चेंज नहीं है, जो मैं पहले से करते आया हूँ वही यहाँ पे परंपरा अपनाऊंगा। तो यहाँ पे क्या है, डी ओमेगा अपॉन डी टी, और डी ओमेगा अपॉन डी टी का मतलब क्या है यहाँ पे देखिएगा, इसका मतलब क्या है, अल्फा। यानी हमारे पास आ चुका है डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू आई अल्फा। और आप जानते हो, भली भांति जानते हो कि आई अल्फा का मतलब क्या हो गया, टाउ। टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू अल्फा। यानी जहाँ आई अल्फा लिखा है वहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, टाउ लिख सकता हूँ। दैट मीन्स मेरे पास क्या आ चुका है, मेरे पास आ चुका, अगर मैं दैट इम्प्लाइज करके लिखूँ तो टाउ इज इक्वल टू आ चुका है डी एल अपॉन डी टी। ये आ गया हमारे पास, आ गया। अब ये क्या है, थोड़ा सा इसके ऊपर अगर हम ध्यान दें तो बड़े अच्छे से हमको एक और नई चीज़ समझ में आएगी, और वो नई चीज़ पुनः पुरानी वाली चीज़ से कनेक्टेड होगी। जैसे आप देख पा रहे हो टाउ, और फिर यहाँ पे लिखा है डी एल अपॉन डी टी। ये एक्चुअल में जानते हैं क्या है, ये एक्चुअल में सिमिलर कहानी है लीनियर मोशन के फोर्स की। फोर्स के अंदर जब आप लोग गए होंगे, मैं थोड़ा यहाँ पे साइड में समझाता हूँ, तो हम लोगों ने देखा था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर ये बताया गया था कि भैया मोमेंटम के अंदर जितना चेंज आता है वही फोर्स होता है। जितना मोमेंटम के अंदर चेंज उतना ही फोर्स। दैट मीन्स फोर्स वो कॉज है जो मोमेंटम के अंदर चेंज लेके आता है, सीधा कहने का अर्थ यह है। और वहाँ पे हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था, तो dp अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ। दैट मीन्स f इज इक्वल टू हमारे पास आ चुका था dp अपॉन डी टी। और ये क्या है सर, ये है सर चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड टाइम के रिस्पेक्ट में मोमेंटम में चेंज, यही आपके सामने लिखा हुआ है। और कभी भी अगर टाइम के रिस्पेक्ट में मोमेंटम में चेंज आ रहा है तो वो फोर्स बनता है। ओके, ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोगों ने सीखी हुई है। आपको जो यहाँ पे नज़र आ रहा है वो यही तो है। यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे बस चीज़ों के अंदर हल्की सी वेरिएशन आई है। यहाँ पे डी पी के जगह पे डी एल आ गया है, और डी एल का मतलब आपको भी पता है भली भांति कि ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। यानी यहाँ पे लिखा है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी
अगर मैं एंगुलर मोमेंटम के अंदर चेंज लाता हूँ टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसका मतलब क्या है कि टॉर्क आया है। यहाँ से बात समझ पा रहे हैं? इससे क्या अर्थ निकल रहा है? बिल्कुल, जैसे वहाँ पे और यहाँ पे चेंज ज़्यादा नहीं है, बस आपको पकड़ना जरूरी है। जैसे वहाँ पे अगर एक बॉडी है लीनियरली मोशन कर रही है, तो उसके मोमेंटम में चेंज ला रहा हूँ। मोमेंटम में चेंज लाने का अर्थ क्या है? अगर नॉर्मल भाषा में बात करें तो मोमेंटम का मतलब होता है कि एक बॉडी के अंदर कितना मास कंटेंट है, और उसको हम फाइंड आउट करते हैं m/v से। यानी एक बॉडी है, उसका मास कितना है और वेलोसिटी कितना है, इससे हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, है ना? बिल्कुल, यानी मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक बॉडी जो लीनियर मोशन कर रही है उसके अंदर कितना मोशन कंटेंट है, यानी क्वांटिटी पता चल जाएगी। अच्छा, अब थोड़ी बात समझना, मैंने बोला चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या कि मोमेंटम में चेंज आएगा। अब मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है? दो लोगों पे, एक तो मास पे और एक वेलोसिटी पे। मतलब क्या है? मतलब यहाँ पे समझो, P = m/v होता है। मतलब यहाँ पे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m होगा और P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। मतलब भैया P तभी चेंज होगा जब या तो मास चेंज कर दो या तो वेलोसिटी चेंज कर दो। आपको भी पता है कि बहुत कम केसेस के अंदर क्या चेंज होगा? मास चेंज होगा। तो चेंज क्या होने वाला है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी का मतलब, वेलोसिटी में चेंज होने का मतलब क्या है? एक्सीलरेशन आएगा ना भाई। और अगर एक बॉडी एक्सीलरेट हो रही है यानी उसके स्पीड में चेंज हो रहा है, तो इसका सीधा अर्थ क्या है कि फोर्स आएगा। तो उसी बात को देखो इसने कैसे बोला हुआ है कि भैया मोमेंटम में चेंज। तो मोमेंटम में चेंज मतलब हमको भी पता है कि एक मास एम मास के ऑब्जेक्ट के अंदर जब मोमेंटम का चेंज हम बोल रहे हैं, तो इसका मतलब हम इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि उसकी वेलोसिटी में क्या हो रहा है? चेंज, क्योंकि मास तो चेंज नहीं ना होगा भाई। तो इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज। अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो हमको भी पता है यानी बॉडी का स्पीड चेंज हो रही है। स्पीड चेंज होने का मतलब क्या है? फोर्स आया ना। बिना फोर्स के तो स्पीड में चेंज आएगी नहीं। आई बात समझ में? तो दैट मीन्स उसी चीज को ऐसे दिखा दिया। आई बात समझ में? अब अगर उसी को मैं यहाँ पे लिंक करूँ तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि dl/dt यानी एंगुलर मोमेंटम में चेंज करूंगा अगर टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा? टॉर्क आएगा। अब पुनः वही चीज को तोड़ो मरोड़ो, तो टॉर्क किस पे, सॉरी एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे किस पे डिपेंड करता है बताइए? एक तो सर लीनियर, अगर मैं यहाँ पे एल की बात करूँ तो एल तो कई तरीके से हमको डिफाइन किया गया है ना। कल हम लोगों ने कई सारा तरीका दिया है, मतलब देखा है डिफाइन करने का, लेकिन हम ये लेंगे L = I⍵। ठीक है, प्योरली यहाँ पे चलूंगा तो प्योरली ही चलूंगा। तो या तो क्या हो जाए, L तब चेंज होगा जब हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाए, या L तब चेंज होगा जब एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो जाए। अब एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो जाए तो टॉर्क आ सकता है, बात समझेंगे। एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो जाए तो टॉर्क आ सकता है, या आई चेंज हो जाए तो टॉर्क आ सकता है। अब आपको पता है कि जब मैंने एक बार एक बॉडी ली और उस बॉडी का एक्सेस फिक्स कर दिया, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बार बार चेंज थोड़ी ना होगा, है ना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो फिर से क्या रहेगा? कांस्टेंट। फिर से वही से लिंक करो, जैसे यहाँ पे मास चेंज नहीं हो रहा है वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा, है ना? यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बॉडी का चेंज होने वाला है नहीं। तो क्या चेंज होगा भाई? एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज। जो पहले ऐसे धीरे धीरे नाच रहा था वो क्या नाचने लगेगा? तेज नाचने लगेगा। यही तो है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी मतलब गोल गोल घूमना, और गोल गोल घूमते हुए वक्त जो बॉडी की स्पीड होती है दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, तो अब एक बात बताओ, चेंज होने का मतलब क्या है? पहले ऐसे घूम रही थी तो फिर तेजी से घूमने लगी, या तेज घूम रही थी तो स्लो हो गई, दैट इज द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। अब आप थोड़ा सा अच्छे से समझो कि हमने क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि भैया अगर चेंज हो रहा है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या आएगा? एक्सीलरेशन। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है लीनियर में, ऐसे यहाँ भी चेंज होगा। तो यहाँ पे अल्फा ओमेगा चेंज हो रहा है, इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है। एंगुलर वेलोसिटी चेंज होने का कारण क्या होता है? अल्फा। यानी यहाँ पे बनता है अल्फा, यानी एक्सीलरेशन आएगा। और एक्सीलरेशन आने का मतलब 100% क्या आएगा? फोर्स। क्योंकि आप अभी जानते भी हो कि टाउ इज इक्वल टू क्या होता है? टाउ इज इक्वल टू भी क्या होता है? I × अल्फा। भाई अगर अल्फा आ रहा है, अल्फा कब आएगा सर? जब ओमेगा में चेंज आएगा, है ना? तो ओमेगा में चेंज तो अल्फा आएगा, और अल्फा आएगा तो 100% कौन आएगा? टॉर्क। सीधा मतलब वही चल रहा है जैसे वहाँ पे चल रहा था। अगर एक्सीलरेशन आया, एक्सीलरेशन कब आएगा? जब स्पीड में चेंज आएगी। तो अगर एक बॉडी लीनियरली मोशन कर रही है और अगर उसके स्पीड में चेंज आ रहा है तो 100% क्या आएगा? फोर्स। उसी तरीके से एक बॉडी जब घूम रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है, तो वहाँ भी अगर उसकी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आता है तो वहाँ भी क्या आएगा? फोर्स। लेकिन वहाँ का फोर्स सिंपल फोर्स होगा और यहाँ पे टॉर्क आएगा। सिंपल, क्योंकि हमको भी पता है लीनियर मोशन में फोर्स आता है और रोटेशनल मोशन में टॉर्क आता है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल, तो कोई डिफरेंस नहीं है भाई यहाँ पे। ठीक है, टॉर्क क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे चेंज हुआ है। ओके।
तो मोमेंटम चेंज होने का मतलब वेलोसिटी चेंज, यहाँ पे फिर से समझिए, मोमेंटम चेंज होने का मतलब वेलोसिटी चेंज, और वेलोसिटी चेंज होने का अर्थ क्या है? फोर्स। ओके, इसका मतलब फोर्स आएगा तो ही वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी तो ही एंगुलर मोमेंटम में चेंज आएगा। तो इन बातों को रिवर्स में लेके चलो या सिंपल वे में चलो, आपके सामने ये प्रस्तुत हो चुका है और आप इसका मतलब भी समझ चुके हैं। ठीक है, जितनी मैंने बातें बताई आपको ओरली समझाई ताकि आप समझ पाओ ज़्यादा बेटर तरीके से। सिर्फ फार्मूला लिख देने से काम नहीं चलेगा, इस फार्मूले का अर्थ समझ में आना चाहिए आपको। ओके, तो अगर आप समझ गए होंगे यहाँ पे, तो हम और आगे बढ़ाएं इसको। जैसे इसको मैं मिटा के थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेनेशन के रूप में कुछ और प्रस्तुत करूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। अब मेरे पास क्या है? अब मेरे पास ये है सर कि अगर एक बॉडी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी में क्या आ रहा है? वेलोसिटी में चेंज। तो वेलोसिटी में चेंज मतलब यहाँ पे चेंज का मतलब क्या है? सीधा अर्थ है मोमेंटम में चेंज, है ना? या इसको और थोड़ा सा इस्टेब्लिश करता हूँ मैं, सीधा सीधा मोमेंटम में चेंज का मतलब, मोमेंटम में चेंज मतलब वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी में चेंज। और वेलोसिटी में चेंज दैट मीन्स एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन मतलब फोर्स। ठीक है, आई बात समझ में? फोर्स क्लियर है? बिल्कुल। अब इसी को रिवर्स भी करके लेके चल सकते हो। देखो, फोर्स आएगा तो एक्सीलरेशन आएगा, एक्सीलरेशन आएगा तो मतलब वेलोसिटी में चेंज आएगा, और वेलोसिटी में चेंज आएगा तो मोमेंटम में चेंज आएगा। ये फॉर्मूला हमको क्या बता रहा है? ये फॉर्मूला ये बता रहा है, ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला ये बता रहा है कि भैया अगर मोमेंटम में चेंज आएगा, मोमेंटम में चेंज आएगा तो क्या आएगा? फोर्स आएगा। ठीक है, dl अपॉन dt इज इक्वल टू टॉर्क का मतलब क्या है, या dp अपॉन dt अपॉन f का मतलब क्या है? ये यही तो बता रहा है भैया कि मोमेंटम में चेंज का मतलब फोर्स। ठीक है, लेकिन हमने उसको उल्टे तथ्यों में क्या समझा कि भैया फोर्स आएगा तो एक्सीलरेशन आएगा, एक्सीलरेशन आएगा तो वेलोसिटी में चेंज, और वेलोसिटी में चेंज दैट मीन्स मोमेंटम में चेंज। क्लियर है? बिल्कुल। अब मैं इसके तार काट दूं, अगर सपोज कर लो मैंने बोला फोर्स ही नहीं आएगा, मैं पीछे से पकड़ रहा हूँ, मैंने बोला फोर्स ही नहीं आएगा, तो फोर्स अगर नहीं लग रहा है, फोर्स कैसा फोर्स भैया? फोर्स तो दो टाइप के होते हैं हमारे पास, एक बॉडी के पास दो टाइप के फोर्स प्रेजेंट होते हैं, इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स। और आप सबको पता है कि इस दुनिया के अंदर जो काम एक्सटर्नल फोर्स करता है वो इंटरनल फोर्स नहीं करता है। मोशन का कॉज होता है फोर्स, लेकिन हमेशा याद रखेंगे एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ पे जो भी कहानी चल रही होगी एक्सटर्नल फोर्स के कारण हो रही होगी। आप जीवन भर इसी चीज़ को पढ़ेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल इंटरनल एक्सटर्नल, लेकिन अगर आपकी बुद्धि नहीं खोली तो फिर आप बेवकूफ़ हैं। सिंपल बेसिस पे आप समझेंगे कि कोई भी फोर्स यहाँ पे चेंज नहीं ला सकता जब तक कि एक्सटर्नल ना हो। वो इंटरनली आप कुछ भी करते रहिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा सिस्टम के ऊपर टोटल फोर्स ऑलवेज जीरो रहेगा जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। एक्सटर्नल फोर्स ही पूरे के पूरे काइनेमेटिक्स के अंदर खेल रहे होते हैं, इंटरनल फोर्स का रोल बहुत ही कम है। ओके, बहुत कम, मैंने मिनिमम मान लिया, मैंने जीरो कर दिया, सीधा मतलब है यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स का पूरा खेल है काइनेमेटिक्स के अंदर। अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि मैंने बोला फोर्स लगेगा ही नहीं तो दोनों साइड लेके चल रहा हूँ मैं, इस साइड और इस साइड, ताकि आपको दोनों ओर फील आए। तो अगर मैं इधर भी फोर्स को जीरो मान लूँ, फोर्स नहीं लगेगा मतलब फोर्स है ही नहीं, तो जीरो है ना। ऐसे यहाँ भी हो जाएगा, dl अपॉन dt होगा, dl अपॉन dt इज इक्वल टू टॉर्क भी तब क्या हो गया? जीरो। भाई फोर्स नहीं है मतलब टॉर्क नहीं है ना, तो टॉर्क नहीं है, टॉर्क नहीं है दैट मीन्स dt को इधर भेज दो, यहाँ भी dt को इधर भेज दो, तो dl इज इक्वल टू क्या आ गया भैया? dt इंटू जीरो दैट मीन्स जीरो। यहाँ भी क्या आ गया? यहाँ भी आ गया सर dp इज इक्वल टू जीरो। अब सर ये dt और dl और dp है क्या? तो मैंने जस्ट बताया था दैट इज द चेंज इन मोमेंटम, दैट इज द आल्सो चेंज इन मोमेंटम, बट इट इज एंगुलर मोमेंटम, इट इज लीनियर मोमेंटम। यानी यहाँ पे ये क्या है सर? ये है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, यही है, ये चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, और इसने बोल दिया चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या है? जीरो है। यहाँ पे क्या लिखा है सर? चेंज इन लीनियर मोमेंटम, और चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या है भैया? जीरो। अब मतलब क्या होता है चेंज का? चेंज का मतलब ये होता है कि पहले कुछ और था, बाद में कुछ और हो गया।
यही तो था। मतलब आपको अगर सिंपली बेसिस पे बताया जाए, लीनियर मोशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सपोज कर लीजिए कि m मास का ऑब्जेक्ट है, फिलहाल में u वेलोसिटी से चल रहा है, आफ्टर t टाइम बाद, t समय बाद देखा जाए अगर एक सेकेंड रुक जाएंगे, सॉरी, यहाँ पे m मास का ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से चल रहा है, t टाइम बाद m मास का ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से चलने लगा, तो क्या हुआ, इसके स्पीड में चेंज आ गया। चलो हमको उससे लेना देना नहीं है, इसका मोमेंटम निकालता हूँ। तो शुरुआत में इसका मोमेंटम क्या था सर, तो वो था m इंटू यू था ना। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, बाद में इसका मोमेंटम सर m इंटू वी हो रहा है। ठीक है, हमको सीधा दिख रहा है कि सर u से v हुआ है, यानी मोमेंटम में चेंज तो आया है, वेलोसिटी में चेंज आया, दैट मीन्स मोमेंटम में चेंज आया है। तो मैं इसको लिखूंगा सर pi और इसको लिखूंगा pf। ओके, क्यों लिखूंगा, क्योंकि मोमेंटम में चेंज है, इसलिए मैंने बोला इसको इनिशियल मोमेंटम, इसलिए इसको बोला फाइनल मोमेंटम। लेकिन सपोज कर लो कि टी टाइम बाद भी इसके मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आया, यानी m पहले u था अभी भी u है, तो मैं pi और pf को अलग अलग मानूंगा, नहीं मानूंगा। समझ पा रहे हैं ना, यही समझाना है मुझे। मतलब एक्चुअल में क्या होता है चेंज इन मोमेंटम में भैया, कि मतलब u से v पे चल रहा होता है, तो पहला क्या होता है pi और pf, pi और pf हो गया। अब चेंज कैसे निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं pf माइनस pi, है ना, और pf माइनस pi कुछ हमको मिलता है, वही हमारा क्या होता है dp, वही क्या होता है हमारा dp। यानी dp का मतलब क्या है, अगर आपसे कोई बोल दे dp मतलब क्या है सर, dp का मतलब सीधा सीधा होता है सर, वो होता है pf माइनस pi। आई बात समझ में, क्लियर है, बिल्कुल। तो इसका मतलब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या है, तो सर वो है हमारा LF, मतलब फाइनल वाले में से इनिशियल वाले को घटाया गया होगा। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम का मतलब यही तो है, dl के जगह मैं ये लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 0। अब उसको उधर भेज दो, तो दैट मीन्स हमारे पास दैट इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, Li इज इक्वल टू LF, यानी जितना पहले था बाद में भी उतना ही है, बात खत्म। तो क्या आ गया, Li इज इक्वल टू LF। उसी तरीके से यहाँ भी कर लो, यहाँ भी आएगा आपका, यहाँ पे dp का मतलब हमारे पास पता चल ही गया है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा pf माइनस pi और इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या होता है pf इज इक्वल टू pi, दैट मीन्स सीधा सीधा लिख देते हैं हम लोग pi इज इक्वल टू pf। इसका मतलब पहले जितना था उतना ही बाद में है, कोई चेंज नहीं आया है। और ये चीज़ हम पढ़ के आए हैं, और ये चीज़ क्या है आपकी कहलाती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको हम लोगों ने पढ़ा है, विस्तृत रूप से पढ़ा है। ओके, अभी हालिया में 9th का आपको इसी समय पे मिल जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो वहाँ पे भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आप समझ ही चुके होंगे, तो मैंने उसको भी और इसको भी दोनों को एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे भी समझो, यहाँ पे भी क्या नज़र आ रहा है सर, वही चीज़, यहाँ भी तो कंजर्व हो रहा है मोमेंटम। मतलब भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन का मतलब कोई ऐसी चीज़ जो खराब हो ही नहीं रही है, भले ही टाइम जा रहा है, मतलब उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्व बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि भैया मोमेंटम जो पहले था आफ्टर टी टाइम, या समय बढ़ भी रहा है तो भी उसके मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब उसका मोमेंटम जैसे पहले था वैसे अभी भी है, समय के साथ उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तो कंजर्व है वो। आई बात समझ में, तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या है, यहाँ पे मोमेंटम की बात हो रही है, तो मोमेंटम यहाँ पे हमारा क्या नजर आ रहा है, कंजर्व। सेम कहानी यहाँ पे भी तो है, यानी यहाँ भी क्या है, ये कंजर्वेशन ही है, लेकिन ये किसका है सर, वो लीनियर का था, ये एंगुलर का है। तो इसी चीज़ को हम ऐसे बोल सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है इसका, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मतलब अब हम और डीप में समझते हैं। मतलब यहाँ पे ये बोल दिया गया कि भैया जो पहले मोमेंटम था एंगुलर मोमेंटम, वही बाद में एंगुलर मोमेंटम है। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखो मैंने बड़ा मिक्स करके ये चीज़ें पढ़ा दी हैं, तो हो सकता है आपके ऊपर जा रही हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कनेक्ट करवाना। जैसे यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे आपने जीरो किया तो किसको जीरो किया, एक्सटर्नल फोर्स को। मतलब अगर बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो उस कंडीशन में ही हमारा जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कंजर्व होगा। उसी तरीके से यहाँ पे आपने टॉर्क को भी क्या किया है, ज़ीरो किया है।
तो टॉर्क ज़ीरो है, यानी एक्सटर्नल टॉर्क यानी बाहर से जो आप टॉर्क दे रहे हैं वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, एक्सटर्नल यहाँ भी चलेगा। ठीक है, एक्सटर्नल टॉर्क आपने क्या कर दिया, ज़ीरो। तो एक्सटर्नल टॉर्क ज़ीरो होगा तभी आपका ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, अदरवाइज ये मोमेंटम वेरी कर जाएगा अगर आपने टॉर्क दिया तो। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अभी नहीं समझ में आया, अब और समझते हैं। जैसे हम लोगों ने लिख दिया Li इज इक्वल टू LF, अब मतलब धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। मैंने अभी जस्ट बताया कि Li इज इक्वल टू LF का मतलब यही है भैया कि अगर टॉर्क नहीं दिया तो क्या होगा, ज़ीरो। अब मतलब क्या है, मतलब टॉर्क नहीं है तभी ये चीज़ें फॉलो होंगी, अगर नहीं टॉर्क ज़ीरो है तो फॉलो नहीं होंगी, क्योंकि आपको पता है, ये फील करिए, टॉर्क आएगा मतलब उसका काम ही क्या है, घुमाना। टॉर्क बढ़ेगा मतलब टॉर्क आने का मतलब उसका काम है घुमाते रहना निरंतर। ठीक है, तो आपको भी एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर आप एक बार फोर्स लगा रहे हो तो बॉडी एक्सीलरेटेड होगी और लगातार एक्सीलरेटेड होगी। मतलब ऐसा नहीं कि आपने 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया तो हमेशा वो जितना घूम रही थी उतना ही घूमेगी, नहीं समझे सर। मतलब आपने एक बार जब फोर्स लगाया 20 न्यूटन का, तो ध्यान से देखिए 20 न्यूटन का फोर्स मैं लगाऊंगा तो ऐसा तो थोड़ी ना कि बस इतना उठा बस छूट गया, अब नहीं उठेगा। नहीं, 20 न्यूटन का कंटिन्यूअस फोर्स लगाए हुए यही 20 न्यूटन का फोर्स देखिए इसको उठाते जा रहा उठाते जा रहा उठाते जा रहा है, समझ पा रहे हैं। यानी आपने एक बार टॉर्क अप्लाई किया तो एक्सीलरेशन आएगा और वो एक्सीलरेशन पर सेकंड में चीज़ों की स्पीड बढ़ाता है। आपको पता है एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी हर सेकंड में वो वेलोसिटी चेंज कर रहा होगा। अगर फोर्स आया तो एक्सीलरेशन आएगा और एक्सीलरेशन मतलब हर सेकंड में वेलोसिटी में चेंज आ रहा होगा, इसका मतलब मोमेंटम में चेंज हर सेकंड आ रहा होगा, ये कहना मैं चाहता हूँ। अगर टॉर्क ज़ीरो है तभी ये चीज़ें फॉलो होंगी, ये बहुत अच्छे से समझना है आपको कि भैया कंजर्वेशन तभी होगा मोमेंटम का जब बाहर की फोर्स जीरो होगी। लेकिन इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये जो चीज़ें फॉलो करवाओगे, आपने बोला टॉर्क ज़ीरो है, लेकिन याद रखिएगा आपको ये बताना पड़ेगा कि टॉर्क किस एक्सिस के अबाउट जीरो है। जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो है उस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा। नहीं समझ में आया, समझा दे रहा हूँ मैं। सपोज कर लो ये मेरी बॉडी है, मतलब कोई भी एक बॉडी रैंडम मैंने बॉडी ले ली और ये रहा फिक्स एक्सिस, और इस एक्सिस के अबाउट मतलब ये पूरा का पूरा बॉडी घूम रहा है, कहने का मतलब ये है इस बॉडी के अबाउट ये घूम रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है। अब इस एक्सिस के अबाउट मैंने बोला कि टॉर्क यहाँ पे क्या है, जीरो है। इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या है, जीरो है, यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, कहने का अर्थ ही है। तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो इसका मतलब Li इज इक्वल टू होगा LF, यानी फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम वो क्या होगा, बराबर होगा। यानी यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कंजर्व होगा। क्लियर है, बिल्कुल। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि इस एक्सिस के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम क्या है, कंजर्व है, तो यहाँ पे कोई दूसरी एक्सिस में ले लूँ तो इस एक्सिस के अबाउट भी क्या होगा, ये होगा जीरो, यानी यहाँ पे भी कंजर्व होगा। इस एक्सिस के अबाउट भी मेरा एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। मेरी बात समझिए, मैं यहाँ पे पुनः आपसे समझा रहा हूँ कि टॉर्क जिस एक्सिस के अबाउट जीरो होगा उसी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। एक्सिस चेंज कर देने से मैं ये नहीं बोल सकता कि पूरी बॉडी का जो मोमेंटम है एंगुलर मोमेंटम वो कंजर्व होगा। वो एक्सिस देखेगा टॉर्क किस एक्सिस के अबाउट जीरो है, टॉर्क किस एक्सिस के अबाउट नहीं लग रहा है, उसी एक्सिस के अबाउट मैं कंजर्व रहूँगा। आइए समझ में, आपने एक्सिस चेंज की तो मोमेंटम हो सकता है चेंज हो जाए। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जीरो है टॉर्क, तो यहाँ पे ये चीज़ें फॉलो हो रही हैं। हो सकता है यहाँ पे जीरो ना हो तो इस एक्सिस के अबाउट क्या हो, ये चेंज हो जाए, यानी यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व ना रहे। समझ पा रहे हैं, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या इंपॉर्टेंट बात है कि जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो रहेगा उसी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इस बात को हम नोट करके लिख लेते हैं, अदरवाइज हम फंस जाएंगे। ओके, क्या मैंने बोला, जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क इज इक्वल टू जीरो उसी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ओके, बिल्कुल।
तो आई होप आप ये कहानी समझ चुके हैं। अब अगर आप कहानी समझ चुके हैं तो आप चीज़ों को अप्लाई करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए अप्लीकेबल भी हो चुके हैं। तो चलिए अब और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट समझते हैं इसका। तो मैंने यहाँ पे ये बोल दिया कि टॉर्क जीरो दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व मतलब कुछ भी चेंज नहीं होगा, यानी कुछ भी चेंज होने का अर्थ समझना अब जरूरी है। जैसा कि हमने अभी जस्ट बताया आपको कि अगर अब मैंने बोल दिया क्या, मैंने बोल दिया कि भैया एल आई इज इक्वल टू एल एफ होगा। ओके, तो एल आई इज इक्वल टू एल एफ का मतलब क्या है सर? आई इनिशियल इंटू ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू आई फाइनल इंटू ओमेगा फाइनल, ये लिखा हूँ मैं। अब इसको थोड़ा बड़े अच्छे से समझे हम तो और गहराई में उतर सकते हैं। और गहराई क्या है कि मैंने बोला कि यार ये दोनों बराबर रहेंगे, मैंने इसको कंजर्व कर दिया। कंजर्व कर दिया, कंजर्व मतलब इनमें चेंज नहीं आ रहा है, जितना ये है अभी उतना ही बाद में भी रहेगा। अच्छा, लेकिन ये जो चीज़ ये बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? इनसे बना हुआ है, हाँ या ना? बिल्कुल। तो एक क्वेश्चन है मेरा, एक बात बताओ, ठीक है मैं इसको कंजर्व कर दे रहा हूँ लेकिन ये इनसे बना हुआ है ना, तो इसका मतलब इनको कंजर्व करो, इनको कंजर्व करो। इनको कंजर्व करने का मतलब, इसका मतलब यार आई तुम्हारा जो अब भी है वही बाद में भी रहे, ओमेगा जो तुम्हारा अब भी है वही बाद में भी रहे, तब ना बात मानी जाएगी। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक्चुअल में ये बातें फॉलो होती हैं लेकिन ये जिनसे बनी है उनके लिए फॉलो नहीं होती हैं। अब देखना क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है। मतलब क्या है इसमें? इसमें ये है कि ऐसा जरूरी नहीं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इनिशियल है वो बाद में भी उतना ही रहे। हो सकता है कुछ टाइम बाद क्या हो जाए, चेंज हो जाए। अरे सर अगर चेंज हो गया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। अगर चेंज हो गया, ये मान लीजिए यहाँ पे 5 था और यहाँ पे क्या हो गया 10, तो कहाँ बराबर रहेंगे? और अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इन्हीं से तो ये हम निकाल के लेके आए हैं, तो यानी ये कंजर्व नहीं रहेगा। तो एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या हो चुका है? नॉट कंजर्व, चेंज हो गया। तो फिर तो कहानी बदल गई ना। और अभी आपने जस्ट बताया कि टॉर्क जीरो है, तो टॉर्क तो तभी भी जीरो है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ टॉर्क जीरो होगा। टॉर्क क्या होगा? जीरो होगा। उसके बावजूद ये चीज़ें चेंज होंगी और उसके बावजूद ये कंजर्व होगा। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। देखिए अगर मान लीजिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ, देखो कंजर्व कराने का मतलब मुझे बराबर रखना पड़ेगा। बराबर रखने का मतलब एल किससे मिलके बना भैया? इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से। अब मान लो सपोज कर लो एक चेंज कर रहा है तो दूसरा भी अपने आप को चेंज कर ले और ऐसे चेंज करे कि फिर से वो बराबर कर दे। जैसे आई अगर बढ़ा, आई अगर बढ़ गया तो आई इधर बढ़ गया, सपोज कर लो, पहले ओमेगा ऐसे समझा दे रहा हूँ मैं, 5 था और ओमेगा कितना था? 10। अगली बार क्या हुआ, मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा दिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना कर दिया? 10। तो मुझे अगर बराबर करना है तो 100% मुझे इस ओमेगा को क्या करना पड़ेगा? 5 करना पड़ेगा, तभी तो होगा भाई। 10 × 50 इधर भी तभी आएगा और तभी 10 × 50 इधर आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये कंजर्व रखना है मुझे, लेकिन ये कंजर्व रखने के लिए जरूरी नहीं कि ये दोनों अपने आप को चेंज ना करें। ये चेंज करते हुए भी कंजर्व रखेंगे, ये बराबर तभी भी रखेंगे। तो इसका सीधा अर्थ ये है कि आई बढ़ाओगे ओमेगा घट जाएगा, ओमेगा बढ़ाओगे आई घट जाएगा। जैसे अभी मान लो फिलहाल में 5 × 10 मैंने अभी लिखा, तो 5 दाम में अभी फिलहाल में कितना है? 50 है। टॉर्क अभी भी 0 है। कुछ टाइम बाद देख रहा हूँ कि मैंने कुछ चेंज ला दिया, कुछ चेंज ला दिया। अब चेंज लाने से ये मैं देख रहा हूँ कि भैया इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो एंगुलर वेलोसिटी चेंज होकर कितनी हो गई? 5। यानी पहले फास्ट मूव कर रहा था, अब स्लो हो रहा है। तो स्लो हो रहा है तो इसका मतलब मुझे कंजर्व रखना है ना। टॉर्क अभी भी 0 है तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो चुका होगा? 10। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। तो यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि भैया कंजर्वेशन के लिए एक बात तो फॉलो होती है, और वो फॉलो ये होती है कि भैया तुम इंटरचेंज कर सकते हो। यानी कंजर्वेशन के लिए ये जरूरी नहीं कि हम एकदम खड़े हो जाए, नियत रहे, नहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी यही रहेगा। थोड़ा सा भी बॉडी के अंदर चेंज आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर चेंज आया तो फिर पूरा का पूरा कंजर्वेशन खत्म। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उठिए, कूदिए, नाचिए, कुछ भी करिए। सोच पा रहे हैं? जरूरी नहीं कि आप स्टैचू बन के रहिए तभी आप कंजर्वेशन के प्रोस्पेक्टा में आएंगे। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे सीधा सीधा अर्थ है कि आई ओमेगा आपस में इंटरचेंज करेंगे। बस फॉलो यही करना बेटा कि आई और ओमेगा, अगर आई बढ़ रहा है तो ओमेगा तुम डाउन हो जाना, और ओमेगा अगर तुम बढ़ रहे हो तो आई डाउन हो जाना। और ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना कि क्या हो, बराबर का कहानी चेंज ना हो। ओके, तो अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। अब देखिए फीलिंग्स क्या आती हैं इसके प्रति, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम अगर हम देखें तो यूट्यूब का एक बहुत बड़ा टॉपिक है। यूट्यूब की फैकल्टी के अंदर जितने भी हमको लगता है कि
छोटे से छोटे टीचर होंगे, बड़े से बड़े टीचर होंगे, तो इसके ऊपर ही वो एक्सपेरिमेंट करते हुए आपको नज़र आएंगे। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आपको नज़र आएंगे। मैंने भी सोचा कि मैं भी इसको लाइव एक्सपेरिमेंट के अंदर लेके आता हूँ। फिर मैंने सोचा उन्होंने पहले से ही कर रखा है, तो मैं क्यों उतना दिमाग लगाऊँ, मुझे तो बस अब एक्सप्लेन करना है, तो मैं उन्हीं को ला के दिखा देता हूँ। भाई उन्होंने भी किया है, मैं भी करूँगा ही। ज़रूरी नहीं कि मैं अपनी क्लास में करूँगा तभी होगा, है ना। चीज़ें आपको समझानी है, अगर उन्होंने पहले समझा दिया तो हम उनकी हेल्प ले लेते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप देखेंगे तो मैं बोलूँगा कि इसके ऊपर रील्स बने हैं। ये ट्रेंडिंग वीडियो है, समझ पा रहे हैं, ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। जैसे एक गाना आता है ट्रेंडिंग में होता है, वैसे ही फिजिक्स का एक ट्रेंडिंग टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए कहाँ से, तो सबसे पहला जो रील आपको नज़र आएगा इसके ऊपर, वो बहुत अच्छा वाला रील होगा और उसको बहुत जगह पे दिखाया गया है। जैसे आप कभी जिम में जाएंगे तो जिम के अंदर क्या होता है, एक रोलिंग चेयर होता है। रोलिंग चेयर मतलब जिस पे आप घूम सकते हो। अब उस पर समझिएगा क्या होता है, उस पर आप जब बैठोगे या सिंपली खड़े हो जाओ, खड़े होने वाला भी होता है वहाँ पे, कि आप ऐसे ऐसे बॉडी को, जैसे इसमें क्या होता है कि आप उसके ऊपर रोलिंग चेयर के ऊपर अपने एक बॉडी को, अपर पार्ट को फिक्स कर लो। तो जैसे एक्सरसाइज में करते क्या, देखिए रोलिंग चेयर होती है और एक तो होता है खड़े होके करने वाला। तो देखिए दो तरीके से काम किया जाता है। एक तो आप अपर बॉडी को केवल मूव कराओ, अपर बॉडी मतलब कमर के ऊपर वाला, ठीक है, और एक है कमर के नीचे वाले बॉडी को मूव कराना। तो जब आप रोलिंग चेयर पे बैठोगे तो उसमें क्या होगा कि आपकी अपर बॉडी फिक्स हो जाएगी और उसमें आप क्या कर रहे होगे, सिर्फ और सिर्फ कमर को मूव करा रहे होगे। ओके, तो वहाँ वो नीचे वाली एक्सरसाइज है। अच्छा, ऐसे ऊपर वाली एक्सरसाइज के लिए क्या होता है, तो स्टैंडिंग वाला आता है जिसमें आपको खड़े रहना है, और खड़े रहने में आपको क्या करना है, तो भैया आपका वो नीचे वाला पोर्शन वो होगा, समझिएगा ध्यान से। और सॉरी, मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे क्या होगा, नीचे वाला जब घूमेगा, नीचे वाला घूमेगा, तो नीचे वाले घूमने में क्या होगा कि आप वही काम कर रहे होंगे फिर से। देखिए उसमें क्या होगा कि आपका ये पूरा पोर्शन क्या हो रहा होगा, मूव कर रहा होगा, और ये अपर पार्ट भी आपका क्या करेगा, उसके साथ साथ मूव करेगा। ठीक है, आप उसको जाके एक बार ज़रूर देखिएगा। रोलिंग चेयर पे आप जरूर बैठे होंगे तो उसको भी आप ध्यान में दीजिएगा। अदरवाइज मैं सिंपल बताता हूँ, स्टैंडिंग वाला लेके चलता हूँ। स्टैंडिंग वाले में क्या होता है कि सिंपल एक गोल गोल चक्री होता है, उस पर आप घूम सकते हो। अब आप उस पर खड़े होगे तो घूमते रहेगी, मतलब ऐसे गोल गोल घूमते रहेगी, अपने आप नहीं घूमेगी, आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे घूमेगी। तब उसमें क्या होता है कि आपको एक्सपेरिमेंट में ये दिखाया जाएगा, और बार बार ऐसे दिखाया गया है, शुरुआती दौर में ही ये बताया गया है। तो आपके हाथ में डंबल दे दिया जाएगा, डंबल जिसको आप बोलते हो। अब डंबल दे दिया गया तो डंबल ले लिया आप। अब डंबल लेने से क्या होगा कि आपको दो पोजीशन दी जाएगी। पहला पोजीशन ये बोला जाएगा कि एक तो आप अपने पास डंबल रख लो, एक तो आप हाथ से दूर कर लो। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा होता क्या है। पहले पोजीशन में जब आप हाथ से दूर किए रहोगे, तो हाथ से दूर करोगे तो आप मूव करोगे, मूव तो करोगे, और दूसरे कंडीशन में भी आप मूव करोगे जब आप क्या करोगे, इसको पास कर लोगे। लेकिन दोनों में फर्क क्या आपको दिखाई देगा कि जब आप दूर किए रहोगे तब आप स्लो मूव कर रहे होगे, यानी धीरे धीरे घूम रहे होगे, और जब आप हाथ को मतलब ऐसे अपना वो सिकोड़ लोगे, यानी अपने पास कर लोगे, तब उस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप देखोगे कि आपकी वेलोसिटी, यानी जो घूमने वाली वेलोसिटी हो गई है, जो मतलब है वो क्या हो गई है, फास्ट हो गई है। अभी समझ में। तो ये सबसे ट्रेंडिंग व्हील आपको नजर आता है, ट्रेंडिंग रील यही है इसका एंगुलर मोमेंटम में। तो अब इसमें क्या समझाया जाता है उसको समझना है। लेकिन सबसे पहले मैं प्रयास करता हूँ, चूंकि मेरे पास है तो मैं इतना कहूँगा, उससे बढ़िया मैं दिखा देता हूँ आपको। एक सेकेंड रुकेंगे। कोई द ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के कोई प्रोफेसर साहब हैं, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, तो उसी का मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, देखिएगा इन्होंने किया हुआ है, इन्होंने बैठ के किया हुआ है। ये रोलिंग चेयर है जो आप देख पा रहे होंगे, इसमें इसको हटाते हैं हम, देखिएगा। तो पहले आप देख लीजिए, फिर समझाता हूँ मैं।
आई थिंक आप समझ गए होंगे ये क्या किया गया है। तो आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ से मैं अब दिखा रहा हूँ, अब मैं समझाते हुए दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहला यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इन्होंने हाथ फैलाया और इन्होंने अपने ऊपर टॉर्क लगाया, टॉर्क लगाने से मूव करने लगे। सपोज कर लिए मूव कर रहे हैं, अब इन्होंने हाथ अपना सिकोड़ा, अब देखिए फास्ट मूव करने लगे। फिर ये अपना हाथ फिर ओपन करेंगे, देखिए खोले, फिर स्लो हो गए, और फिर अपना हाथ सिकोड़ेंगे तो फिर से क्या होगा, ये फास्ट हो गए, फिर खोलेंगे, फिर स्लो, फिर सिकोड़ लेंगे तो फिर फास्ट। क्या हो रहा है ये? तो ये एक्चुअल में है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। समझना जरूरी है, इसको मैं अपने वे में पहले समझाता हूँ आपको क्या हुआ है यहाँ पे। ये है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब इसमें हो क्या रहा है इसको समझना जरूरी है भाई। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की सबसे पहली शर्त, टॉर्क आप जीरो दिखाओ, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ओके, इसमें सबसे पहली शर्त क्या है कि टॉर्क आपको जीरो दिखाना पड़ेगा। ओके, तो बड़ा क्वेश्चन है कि मैं टॉर्क जीरो कैसे दिखाऊं, है ना। तो एक्चुअल में यहाँ पे टॉर्क इसलिए जीरो है। अब मैं टॉर्क इसलिए जीरो मानूंगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लगना चाहिए, ठीक है, यही ना मतलब है। टॉर्क जीरो मतलब एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए आपका, जीरो। थोड़ी बात अगर समझोगे आप, तो ये जो बैठे हुए थे या खड़े हुए थे, सिंपल समझ लेता हूँ, खड़े हैं या बैठे हुए हैं, सिंपल मैं देख रहा हूँ इनको, ठीक है। अभी मैं इनके हाथ में डंबेल वगैरह छोड़ दे रहा हूँ, सिंपल समझ रहा हूँ। तो इनकी बॉडी के ऊपर दो ही फोर्स लगे हैं, एक तो mg, और चूंकि ये बैठे हैं तो ऊपर से क्या, ऊपर की ओर क्या लगा है, नॉर्मल। भाई यही दो फोर्सेस लगे हैं, यस और नो, बिल्कुल, mg और नॉर्मल। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या इनके ऊपर कोई और फोर्स लगा हुआ नजर आया आपको? कोई फोर्स नजर नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ mg और नॉर्मल। यानी यहाँ पे आप देख भी पा रहे हो कि mg को किसने बैलेंस कर लिया होगा, नॉर्मल में। दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जैसी कोई फोर्स नज़र आ नहीं रही है। यानी बाहर से कि कोई आप देखें उन प्रोफेसर साहब के बगल में कोई था कि जो उनके ऊपर फोर्स बराबर लगा रहा था, कोई नहीं लगा रहा था। दैट मीन्स यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, पहले ये फील करिए आप। ओके, अब एक्सटर्नल फोर्स जीरो थी तो हुआ क्या? तो अभी आप कहेंगे सर एक बात बताइए, एक्सटर्नल फोर्स जीरो थी तो जब इन्होंने शुरुआत की तो फोर्स लगाया ना पैर से। हाँ ठीक है, अगर यार उन्होंने पहली बार फोर्स लगा लिया, चलो मान लेता हूँ कि उन्होंने पहली बार एक्सटर्नल फोर्स लगाया, क्योंकि अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे नहीं तो रोटेट कैसे करोगे। तो उन्होंने पहली बार इनिशियली अपने ऊपर एक फोर्स लगाया अपने थ्रू, मस्कुलर फोर्स के थ्रू, और उसके बाद तो नहीं ना लगाया। एक बार फोर्स लग गई, फोर्स लगने के बाद क्या वो कंजर्वेटिव होती है मस्कुलर फोर्स? वो तो नहीं ना होती है, वो तो कंजर्वेटिव होती नहीं, वो तो नॉन कंजर्वेटिव होती है, कुछ देर बाद तो खत्म हो जाती। समझ पा रहे हैं? यानी शुरुआत में इन्होंने अपने आप को रोटेट कराने के लिए, क्योंकि अगर मैं रोटेट कराऊंगा नहीं तो चीज़ें आएंगी ही नहीं ना, तब तो ना मैं मोमेंटम की बात कर सकता हूँ, ना ही मैं एंगुलर वेलोसिटी की बात कर सकता हूँ, ना एक्सीलरेशन की बात कर सकता हूँ, किसी भी चीज़ की बात नहीं कर सकता। तो सबसे पहले उन क्वांटिटीज़ को पैदा तो करिए, और वो पैदा तब होंगी जब आप रोटेट कराओगे। तो मैंने रोटेट करा दिया, लेकिन क्या रोटेट कराने के बाद कोई फोर्स लगा है, ये बताओ? नहीं, ये समझाना है मुझे। यानी mg नीचे की ओर, ऊपर की ओर नॉर्मल। अब हो क्या रहा है ये समझो कहानी में। हो ये रहा है कि आपको भी पता है कि ये जो mg लगता है वो कहाँ से लगता है, सेंटर से। भाई नॉर्मल भी कहाँ लगेगा, सरफेस से। नॉर्मल तो सरफेस से लगता है, लेकिन mg कहाँ से लगेगा, सेंटर से। और ये जो पार्टिकल है, सॉरी ये जो ऑब्जेक्ट है या जो ये जो व्यक्ति है वो घूम रहे होंगे तो सेंटर से ही घूम रहे होंगे, है ना, सेंटर ऑफ मास से घूम रहे होंगे। अब मैं थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ाऊँ तो जैसे मैं देखूँ यहाँ पे ऐसे करके, तो यहाँ पे एक डंबल इनके पास यहाँ पे था, एक बार यहाँ पे था, इन्होंने पहले हाथ फैलाया हुआ था। ओके, अब हाथ फैलाया हुआ था तो आपको भी पता है कि ये सेंटर है, सेंटर से मैं देखूं तो ये r दूरी पर अपने हाथ को रखे हुए थे, है ना। ये क्या है, m मास का डंबल है, यस और नो। तो ये m मास का डंबल कहाँ है, हाथ से दूर है। दैट मीन्स यहाँ पे r दूरी पर m मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इसके पास अगर मैं पूछूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, यस और नो, बिल्कुल। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I इज इक्वल टू क्या होता है, mr स्क्वायर। अब r जितना लंबा रखोगे भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, उतना ज़्यादा है। मैंने बताया कि जब टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी शुरुआत में जितना एंगुलर मोमेंटम था बाद में भी एंगुलर मोमेंटम उतना ही रहना चाहिए, है ना। और इसके लिए शर्त क्या है, शर्त ये है कि सर I इनिशियल ओमेगा इनिशियल बराबर होना चाहिए I फाइनल ओमेगा फाइनल के। अच्छा, बिल्कुल। तो शुरुआती दौर में मैं देखूं तो इनर्शिया क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने आगे की ओर हाथ फैलाया हुआ है।
तो इससे क्या हो रहा है कि मास जो है वो क्या है, सेंटर ऑफ मास से, सॉरी सेंटर से क्या है, दूर है, सेंटर ऑफ मास से क्या है, दूर है। तो जितना दूर रहेगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा रहेगा। आपको पता है रिंग और डिस्क में सबसे ज़्यादा किसका होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग का। क्यों रिंग का, क्योंकि उसमें मास जो होता है सेंटर ऑफ मास से दूर डिस्ट्रीब्यूट होता है। समझ पा रहे हैं, बिल्कुल। तो जितना मास दूर रहेगा सेंटर ऑफ मास से या सेंटर ऑफ एक्सिस से जिसके अबाउट घूम रहे हैं पार्टिकल, उस दौरान हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये दिख भी रहा है, देखिए mr², यानी r जितना बढ़ाओगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना बढ़ेगा। ये तो आप जानते हैं, बच्चों वाली बात है। तो ये फर्स्ट केस है। अब दूसरे केस में मैं चला जाऊँ, तब दूसरे केस में क्या किया उन्होंने, दूसरे केस में सर उन्होंने ये किया कि ये यही है प्रोफेसर साहब, और उन्होंने क्या किया है कि डंबल को एकदम सिकोड़ लिया है, ऐसे ऐसे कर लिया, सिकोड़ लिया। तो क्या किया उन्होंने, ये जो सेंटर ऑफ मास था इससे सेंटर ऑफ मास से इन्होंने दूरी क्या कर ली, कम कर ली, यानी यहाँ पे r क्या कर लिया, रिड्यूस कर लिया। तो यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे इनिशियल है, मतलब ये i इनिशियल है, और यहाँ पे देखा जाए तो जब मैं i फाइनल निकालूंगा तो यहाँ भी आएगा और बहुत छोटी सी दूरी निकल के आएगी। तो मैं यहाँ पे क्या मान लेता हूँ, यहाँ पे r1 मान लेता हूँ, इस वाले केस में स्मॉल माना था, इसको कैपिटल कर लो, ये r1 मान लेता हूँ, यहाँ भी क्या मान लेता हूँ r1, तो ये r1, लेकिन अभी कितना मानूंगा, बहुत छोटा है, तो क्या है r2। तो अभी क्या मेरे पास आ गया, IF = mr2², और सीधा दिख रहा है कि जो r1 है वो ग्रेटर देन है r2 से, r1 बड़ा है r2 से। तो इस कारण जो I होगा वो भी बड़ा होगा IF से, यानी फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा होगा इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, है ना, है ना। यानी इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ज़्यादा होगा। अब जब ज़्यादा होगा तो कहानी कहाँ होगी, चेंज, मतलब इनर्शिया में चेंज ला दिए तुम, पहला ज़्यादा था बाद में क्या हो जा रहा है, कम, तो कम होगा तो पूरा एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू ही क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी ना। पहले ज़्यादा एंगुलर मोमेंटम शो करेगा, बाद में कम हो जाएगा, तो ये तो फिर क्या हो रहा है, नॉन कंजर्वेशन दिखा रहा है। तो उस केस में बचाने के लिए कौन उतरेगा, ओमेगा। जब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, अब अगर आपका इनिशियल वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ज़्यादा है, तो 100% यहाँ पे ओमेगा अपने आप को सिक्योर करने के लिए, एंगुलर मोमेंटम को सिक्योर करने के लिए क्या कर लेगा, अपने आप को कम करेगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनिशियल वाला कम, जबकि बाद में वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा। समझ पा रहे हैं, इसी चीज़ को तो मुझे बताना था, है ना, यही चीज़ मैं समझा रहा था भैया। शुरुआत में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ज़्यादा, बाद में क्या हो रहा है, कम, तो इसका मतलब शुरुआत में मोमेंट एंगुलर वेलोसिटी कम होगी और बाद में तब क्या हो जाएगी, ज़्यादा, ताकि वो क्या कर पाए, इस पूरे पोजीशन को इक्वल रख पाए। नहीं तो अगर इक्वल नहीं रखेगी तो फिर क्या हो जाएगी समस्या, और हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। क्लियर है, बिल्कुल। तो आई होप आप कहानी समझ चुके होंगे, है ना, और ये कॉन्सेप्ट भी समझ चुके होंगे कि कैसे इसको फॉलो कराना है। यस और नो। वैसा ये एक एग्जाम्पल नहीं आपको मिलेगा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको नज़र आएंगे, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल नज़र आएंगे। इसमें आपको एक एग्जाम्पल, एक और रील देखने के लिए मिलेगा एंगुलर मोमेंटम पे, और वो है व्हील का, पहिए का, जहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि देखिए एक पहिया है, उस पहिए को अगर हम नॉर्मली पकड़ें ऐसे तो तुरंत नीचे की ओर भागेगा, लेकिन अगर हम उसको नचा दें तो नचाने के बाद वो नीचे नहीं भागता है, ठीक है। तो नचाने के बाद वो नीचे नहीं भागता, वो वहीं पे नाचते रहता है, और इधर उधर भी गोला गोला मतलब सर्कुलर मोशन भी कर रहा होता है, रोटेशनल मोशन भी कर रहा होता है, और सर्कुलर मोशन भी नाचते रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये जानना है हमको एंगुलर मोमेंटम के अंदर। दूसरा, तीसरा एक और रील आपको देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पे क्या किया जाएगा कि एक चक्री नुमा संरचना होगी, उस चक्री नुमा संरचना के ऊपर ऐसे उसको धागे से बांध के लटका दिया गया होगा। ओके, ये सभी रील्स आप जाके सर्च मारो एंगुलर मोमेंटम पे, आपको सभी लोग दिखाते हुए नजर आएंगे। ऐसे एक लोग तो नहीं है, जो भी नए भी हैं वो लोग भी इस पर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो आपको दिखाया जाएगा कि वो चक्री टाइप में है, और जब क्या किया जा रहा है, जब देखेंगे तो जब चक्री है मतलब खुली हुई है तो उसको नचा रहा हूँ तो स्लो नाच रही है, फिर अचानक से मैं क्या कर दे रहा हूँ, उसको सिकोड़ दे रहा हूँ, तो जब मैं सिकोड़ूंगा तो फिर वो तेज़ नाचने लग रही है। तो वही कहानी यहाँ वाली है, समझ पा रहे हैं। तो यही कहानी चल रही होती है एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन के लिए। तो बहुत सारे रील्स आपको एंगुलर मोमेंटम पे आपको नज़र आएंगे जहाँ पे आपको ये चीज़ें समझाई जाएंगी, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्या है, यही है जो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि अगर मान लो आई चेंज होगा तो ओमेगा भी चेंज होगा, यानी आई बढ़ेगा तो ओमेगा अपने आप को कम करेगा, और अगर आई कम होगा तो ओमेगा अपने आप को बढ़ा लेगा। समझ में आया?
इस कॉन्सेप्ट पे आपकी कहानी चल रही होती है। ओके, एक और एक्सपेरिमेंट जो आप देख सकते हो वो आपको ऐसे देखने के लिए मिलेगा, ये वाला, जिसमें क्या किया जाता है कि एक ऑब्जेक्ट को रस्सी में बांध लिया जाता है और बांधने के बाद उसको घुमाया जाता है। ओके, तो जब आप इसको घुमाओगे, ध्यान देना, आप घुमा रहे हो, ध्यान से समझते जाइएगा। अब घुमाते घुमाते हो क्या रहा है कि आप कुछ मत करिए, जो रस्सी है उस रस्सी के जो रस्सी है, आप देखिए फोर्स मत चेंज करिएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि घुमा रहे तो जिस फोर्स के साथ आप घुमा रहे हो उसी फोर्स के साथ घुमाइए, लेकिन आप क्या कर लीजिए, इस रस्सी को लपेटना स्टार्ट करिए। क्या करना स्टार्ट करिए? लपेटना स्टार्ट करिए। फिर से आप किसी ऑब्जेक्ट को बांध लीजिए। ये है, मैंने ऑब्जेक्ट अपना चार्जर मान लिया है। इस चार्जर को मैं क्या कर रहा हूँ, इस डाटा केबल के थ्रू मतलब रस्सी मान के इसको घुमा रहा हूँ। जब मैं इसको घुमाऊँगा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं घुमा सकता तो मुंह फोड़ देगा मेरा, तो मैं छोटे पे ही घुमा रहा हूँ। ओके, तो मैं इधर ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा। अब मैं घुमाते वक्त क्या करूँगा, फोर्स वही रखूँगा, बस रस्सी को अपने हाथ में लपेटना स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, नहीं दिखाई दिया? ओके, फिर से मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे देखिए आप। ओके, दिख रहा होगा बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये घूम रहा है। मैंने क्या बोला कि आप फोर्स मत चेंज करिएगा, बस आप अपनी उंगली एक निकाल लीजिएगा और उस उंगली में क्या करते जाइएगा, इस धागे को लपेटते जाइएगा। जब आप लपेटना स्टार्ट करेंगे तो जो ही धागा छोटा होते जा रहा है उतना ही स्पीड क्या होते जा रही है, बढ़ते जा रही है ना। आप ये ऑब्जर्व करिएगा। आप एक ईंटा ले लीजिएगा, उसको बांध के करिएगा, ठीक है, तो उससे ज़्यादा बढ़िया फील होगा आपको। तो यहाँ पे मैं ये समझा रहा हूँ कि यहाँ पे ये क्या हुआ, यहाँ भी सेम कहानी हुई है ना। यहाँ भी क्या हुआ है, सेम कहानी हुआ है। कोई फोर्स एक्स्ट्रा आया नहीं है, उसी फोर्स से सब काम चल रहा है। भाई एक्सीलरेशन तो आपने अलग से कोई फोर्स नहीं दिया है, तो वही फोर्स आपका काम चला रहा है। बिल्कुल। अब यहाँ पे भी कहानी वही चल रही है कि भैया आपने क्या कर दिया, रेडियस घटा दिया तो 100% मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाएगा ना, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वही कहानी यहाँ पे भी। इसीलिए जब हम लोग लपेट रहे थे तो इसकी स्पीड क्या हो गई है, तेज हो गई है। तो आई होप आपको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसको फॉलो करने के लिए तैयार हैं और आप अब ऑब्जर्व कर सकते हैं चीज़ों को, चाहे जहाँ मिले। ओके, तो इसी उम्मीद के साथ आज के लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच हैमर्स।